जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम यूजीसी नेट यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा से संबंधित यूनिट है और इसमें हमारे पाठ्यक्रम में देखें तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके लेखक जो है विद्यानिवास मिश्र जी हैं। हम आज इस पे बात करने वाले हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध, और साथ में हम देखेंगे कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी जो है, महीनों से जो मन है ना वो बेहद बेहद उदास है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पहला पंक्ति ही हो जाता है ना, किसी भी रचना का। तो यहाँ पे जैसे महीनों से मन क्या है, बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं। कुल्ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता है और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया, 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। यहाँ पे देखिए विद्यानिवास मिश्र जी जो है, इसमें आप जब थोड़ी गहराई से देखेंगे तो उन्होंने चिंता जाहिर की है कि हर जो पीढ़ी है नई, उसको पुरानी वाले से अगर आप तुलना करेंगे तो जैसे माता पिता है बहुत बच्चों का अपने केयर करते हैं, लेकिन वो बच्चे उस दौर में नहीं समझते हैं। और लेखक का वही चिंता है कि आज देखो माँ नगरीय जो कन्या है उसको शायद उतनी चिंता ना हो जितना माता पिता या जो उनसे बड़े हैं उनको चिंता रहती है। तो वो अपनी स्थिति बता रहे हैं, मनोदशा बता रहे हैं कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कभी कभी पता ही नहीं चल रहा है कि उदासी की कोई खास वजह है कि नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास का तनाव। अब इसमें इन्होंने क्या क्या कारण बताया है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है, यानी लेखक की उदासी का कोई खास वजह नहीं है। अब उसमें भी कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर और खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। यानी आकाश तो खुला है लेकिन ऐसी स्थिति है कि खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में कहते हैं बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। मतलब ये सारी चीजें जो बता रहे हैं कि ये सब कारण इतना उदासी का कारण नहीं बनता। फिर भी क्या ऐसी बात है कि रात रात नींद नहीं आता लेखक को। अब दिन को इन्होंने ऐसे बीतने की बात की कि दिन ऐसे बीत रहे हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। तो कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है लेकिन परेशान नहीं करती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता है। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अब यहाँ पे जैसे लेखक कह रहे हैं, अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने, मतलब 2-3 रात पहले की बात है, मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए कितने बजे, 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरे एक मेहमान। तो संगीत का कार्यक्रम है, लेखक कह रहे हैं कि रात के 9 बजे हैं और मेरे एक साथी संगीत का जो है कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। अब रात 9 बजे साथ ही जाते हैं। साथ में जाने के लिए कह रहे मेरे एक चिरंजीव ने, मेरे साथ में एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान। तो चिरंजीव और मेरी एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी कि मुझे भी जाना है। तो साथी तो है, रात के 9 बजे जाना है। साथ में कौन और कहता है, एक कह रहे चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान है। और सबसे बड़ी बात है जो मेहमान है
तो जो लड़की है महानगरीय वातावरण में पली कन्या है वो भी अनुमति मांगी। अब वो बता रहे कि देखो शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति को ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था कि चिरंजीव और मेहमान जो लड़की है। पर अब यह है कि लड़कों का मन भी तो रखना पड़ता है, तो कह दिया कि ठीक है कितने घंटे सुन के, 1-1.5 घंटे सुनकर वापस आ जाना। लेकिन 9 बजे रात को गए हैं, लेकिन रात के 12 बजे हैं और लेखक बैठ के सोच रहे कभी आए ही नहीं। अब गृहिणी जो है वो बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में कहते हैं एक समस्या और आ गई, बारिश भी होने लगा। रात के 12 बजे बारिश हो रहा है और छत से बिस्तर समेट कर कमरे में मैं आ गया। छत पे थे लेखक, नीचे आ गए। गृहिणी को समझाया कि बारिश थमेगी, आ जाएंगी। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम एक काम करो, सो जाओ, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई। लेकिन अब लेखक कह रहे देखो मेरी चिंता समझो। पर मैं अकुला उठा, उसको तो समझा दिया वरना पता लगा उसका प्रेशर और बढ़ जाता। बारिश निकल गई लेकिन ये लोग नहीं आए। अब बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा, इंतजार करने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्न होकर मैं फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी। पर सामने की सड़क पर मैं देख रहा हूँ कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं। अब इतने में एकाएक कह रहे हैं कि कई दिनों से मन में उमड़ती उमड़ती पंक्तियां गूंज गई। क्या पंक्ति गूंज गई है? मुरि राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मुरि सीता के भीजे सिनुरवा, त राम घर लौटे हैं। यदि कह रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे मन में कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, त राम घर लौटे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने मोरे राम के भीजे मुकुटवा जो है, इन पंक्तियों को जो है अपने मन में गुनगुनाया। कह रहे ये चीज ना बचपन में दादी नानी जब जाते हम तो वही गीत गाती। मतलब कि जब हम घर से निकलते थे तो वही गाती थी। मेरे घर से बाहर जाने पर, यहाँ तक कि लेखक कह रहा मेरे विदेश में रहने पर भी वो यही गीत बेवल होकर गाती थी। तो ये पूछा जा सकता कौन बेवल होकर गाता था जब लेखक विदेश में भी रहता था। और गाती और कहती लौटने पर, जब हम लौट आते कहती मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, यदि छोड़ के गया था विदेश। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूटा। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक, यानी जब बात अपने पे आई तो एकाएक उस दर्द, उसका जो दर्द है वो उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा सच में आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यानी जब दादी नानी हमारे लिए करते थे तब हमें नहीं समझ में आता था उनका पीड़ा। अब वही चीज देखिए, संभावित संकट हमारे सामने है तो हम डर गए। मन में ये प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है। भाई क्यों समर्थ है? बड़े से बड़े संकट झेल लेंगे लोग, बार बार मन को समझाने की कोशिश भी करते हैं। और यहाँ पे लेखक ये बताता है कि जो लड़की है वो लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, वो कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में जो लड़की थी महानगरीय, वो पढ़ाती है। और जो लड़का साथ में है चिरंजीव, वो संकट बोध की कविता लिखता है। पर लड़की का ख्याल आते ही, अब एक चीज ये लेखक ये भी बता रहे हैं कि लड़की को लेके जो है हमारे समाज में अभी भी एक डर ही रहता है। तो लड़का तो जो है सो है, लड़की का ख्याल आते ही कहते हैं दुश्चिंता, गली में जाने कैसे तत्व हो, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो। और अपने भीतर अनायास एक अपराधी होने का भाव जाग जाता है, मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। और उससे भी बड़ी बात है वो पराई लड़की हमारे यहाँ आई है। और फिर यहाँ पे लेखक अपनी एक बात ये कहता है, इसको ध्यान रखना है। एक तो उन्होंने कहा कि जो लड़की है वो पराई लड़की है, और पराई लड़की के अलावा करें, और लड़की तो हर एक पराई ही होती है ना। धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे क्या है, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो ना जाए। मन फिर घूम गया किसकी तरफ? कौशल्या की ओर। लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर और लाखों करोड़ों
कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की भी पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए। कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या की मात्र स्नेह में था। वो कैसे उतरता, वो मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट जो था वो प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में रह गया। मुकुट एक माँ का कौशल्या का जो मातृ स्नेह था, तो मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वो कैसे उतरता। तो जब उनको चलना होगा तो सारी चीजों का तो परित्याग कर दिया, लेकिन वहीं पे जो अयोध्या में कौशल्या का मातृ स्नेह था वो मस्तक पर विराजमान रहा। और कहते हैं राम भीगे तो भीगे, पर वो मातृ स्नेह, वो मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक यानी उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण का जो कमरबंद दुपट्टा, वो भी न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। किसका? मुकुट का, दुपट्टे का और सिंदूर की, इनके भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुसों, कंकड़ पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विशु रही है। तो माता के संबंध में कि लगा कि इस देश की नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या, एक माँ है जो हर बारिश में विशु रही है। क्यों? उन्हें लगता है कि उनका बच्चा जो है वन वन घूम रहा है, यानी मोरे राम के भीजे मुकुट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा हो, मेरी संतान, ईश्वर की अधिकारी संतान मन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है, मेरे राम कब घर लौटेंगे, मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है। इनके अलावा पैरों का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है, मेरे राम की सहचारणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा है। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे ऐश्वर्य और निर्वासन, जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को उसका निर्वासन पहले से बधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। फिर मैं ऐसे ही इस मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुनिवार संकल्प लाखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार ना दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शकल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औधाई हुई अथूटी गगरी दिखता है, उस की रोशनी का तामझाम दुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारवरदार की उशास में बजकर एक बार भी बंद हो जाता है।
लागति अवध भयावा भारी, मानो कल रात अधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पई एक निहारी। तो यहाँ पे कौशल्या के संबंध में ये अपनी बात कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि लागत अवध भयावा भारी, मानो काल रात अधियारी। बाकी फिर कहते हैं घर मसान परिजान जनभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, वागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाए। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गए, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुमला गई हैं। तो कहते हैं कि कैसे जो मंगलमय प्रभात की कल्पना थी कि गद्दी पे बैठेंगे, बहुत सब कुछ अच्छा होगा, और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता, घर मशान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुमला गई, नदियों और सरोवरों को देखना भी दूसरा हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से अगर देखना तो भी शायद हम पहचान नहीं पाएंगे, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वो निर्वासित हो गया, यानी राम को बाहर निकाल दिया गया, उनको वनगमन के लिए कह दिया गया। कहते कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक होना था, जो राजगद्दी पे बैठने वाले थे, उनको निर्वासन का सुख भोगना पड़ रहा है। तो ये सुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। यानी उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चेतन अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वान्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से करें अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, ये चिंता स्वाभाविक हो जाती है। फिर कहते राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना नहीं भीगे, वो हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति जीतने न पाए। उस नारायण की सुखसेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही अगर देखे तो भीगते रहे। उनका दुपट्टा अहरनिश जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य के गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगजननी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौट कर राजा होते हैं, पर रानी होती ही सीता। यहाँ पे राम का निर्वासन कह रहे हैं, वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। एक तो सीता राम के साथ जाती हैं एक निष्ठ प्रेम में, फिर वहां से आती हैं और समाज के ताने बाने की वजह से उनको राम तो लौटकर राजा हो जाते, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। और राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता, गाएगा कौन, कोई है ही नहीं वहां। तो कह रहे हैं कि कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वो राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भवभूति के शब्दों में देखें तो भवभूत के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर तीखे और निर्मल। पुरा यत्र श्रोता पुलिन माधुना तत्र शालिताम, विपर्यासाम या तो घन विरला भावा क्षितिरोहाम, बहु कला दृष्टम अपरिमेय मन्ये वनन्मिदम, निवेश शैलानाम तद्दिमित बुद्धि दृढ़यते। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े ये सब सोचते सोचते कितने बज गए, यानी वो लोग 9 बजे गए थे, 12 बजे तक आए नहीं थे। लेखक चिंतित था, और इतने में 4 बज गए हैं, और 4 बजने को आए हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, और चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई
कृष्णा मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोली। कृष्णा नाम था लड़की का। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान रहे। भोजन दूर धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग परेशान रह गए, भोजन दूध जो है वो धरा रह गया, किसी भी ने मतलब किसी ने खाया पिया नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतनावस्था में फिर मैं जहाँ खोया था वहीं लौट गया। यानी लेखक उसी उसमें अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। ये इम्पोर्टेंट है, बारिश से नहीं भीगे थे लोग, संगीत से। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता तो अभी भी वन वन में भीग ही रहे ना। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। कह रहे हैं तेज बारिश में अगर देखें तो जो पेड़ की छाया है ना, वो अगर देखें तो और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंद पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से प्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए ही जा रहा है। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हो तुम, जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वो तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। दूसरे कुछ पतियाएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसका हूँ या किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में आकार चिंता किसी के लिए होती है। वो चिंता क्या पराये के लिए होती है? वो क्या कुछ भी अपना नहीं है? पर इस अनमनेपन में भी क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए? और कुछ ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये भीतर से कहाँ पाऊं अपनी उदासी से ऐसा चिपकाओ, अपने संकरे दर्द से ऐसा रिश्ता। राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं। मैं शब्दों के घने जंगल में हिरा गया हूँ। जानता हूँ इन जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज की ओराज, अपने बचे कुछ स्नेह के बाद अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से अधिक लौटने पर आकार चिंता हो जाता है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वो राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में कहते हैं कि पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे बियावन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जस्सार गीत हल्का सा वो करती है। तो ये पहले भी पंक्ति आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। कोसी का गठवार से आपको कोशी का गठवार है आई थिंक, जो कहानी में आपके पाठ्यक्रम में है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। उसमें भी ये चक्की छिछर छिछर करता है ऐसा करके भी। यहाँ पे मोरी राम की भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी कहते हैं उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस ना पाई अलग बात है, कुछ भीतर भाव हो तब ना बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र जो है बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई रात और सैलानियों के घूमने के लिए, वन पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक असली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वो राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में सोए वात्सल का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सके। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, नोट्स रिवीजन इसी में पॉइंट बता दे रहे हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसमें जो पॉइंट ध्यान देने योग्य है
उसमें एक तो सबसे पहले कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है, यहाँ से आपका ये निबंध शुरू होता है। तो निबंध की पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, भूतों के सपनों पर एक रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। अगर ऐसे पंक्ति दिया जाए तो शायद हम नहीं पहचान पाए, जो कि इसमें आया इम्पोर्टेंट है। 2-3 रात पहले की बात थी जब संगीत के लिए लेखक चिरंजीव जो है ये निकलते हैं और रात 9 बजे निकलते हैं, रात के 12 बजे तक नहीं आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि जो चिरंजीव है संकट बोध की कविता लिखता है, महानगरीय मेहमान दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती हैं। इसके अलावा इन्होंने दादी नानी का जिक्र किया है कि दादी नानी एक समय कैसे कहती थी मेरे लाल को कैसा वनवास मिला है, और वही मेरे राम के भेजे मुकुटवा याद करते हैं लेखक। यहाँ पे उसी लड़की के संबंध में इन्होंने कहा कि जो पराई लड़की है, और पराई लड़की इट मीन्स कि सारी लड़कियां जो होती हैं उनकी तो विदाई हो ही जाती है, और लड़की तो कहते हैं हर एक पराई ही होती है। और धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। काशी की रामलीला का जिक्र है। काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व मुकुट की पूजा की जाती है, और तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा है, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी है। इसके अलावा कहते हैं लागत अवध भयावा भारी, मानो काल रात अधियारी। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसी में आया है। पूरा यात्र श्रुत पुलिन मधुना तंत्र सरिताम, ये जिक्र है, भगवती का जिक्र है। लड़की का नाम कृष्णा होता है, और ये कहते हैं तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बयान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जसार हल्की सी सेहरन पैदा कर देती है। बाकी कहते हैं कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, तो कुछ भीतर भाप हो कहते हैं तब न बरसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो यहाँ पे इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और बहुत बड़ा वो नहीं था, इम्पोर्टेंट था। जितनी भी पंक्ति वो हमने करा दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।